audible? Yes, sir. Okay, we'll Hello. start. Yes, sir. Yes, sir. You are We'll start. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. As लास्ट टाइम, अभी मैं हिंदी और इंग्लिश ही बोलूंगा। लास्ट टाइम जो हमने वेबिनार में देखा कि आरबीआई उसी बैंक को फाइनेंशियली साउंड वेल मैनेज बैंक का स्टेटस देती है जिसका साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के हेठड़ नीचे आरबीआई कई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के फाइनेंशियल साउंड वेल मैनेज बैंक का स्टेटस रिजेक्ट किया है, क्योंकि बाकी जो फाइनेंशियल साउंड वेल मैनेज बैंक के जो पॉइंट्स, जो एलिजिबिलिटी है, वो तो कई बैंकों की होती है। फॉर एग्जांपल करार मेंटेनेंस, नेट प्रॉफिट 3 साल का, उसके बाद नेट एनपीए 3% से कम, उसके अलावा सीआरआर एसएलआर मेंटेन करते हैं, सीबीएस वगैरह होता है, फिर 2 साल पेनल्टी भी नहीं हुई, और 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर भी हैं। पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो उस रीजन से ढेर सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को फाइनेंशियल साउंड वेल मैनेज बैंक का स्टेटस नहीं मिल पा रहा है। कई बैंक अप्लाई भी करती है, बोर्ड का रिजोल्यूशन पास करके आरबीआई को रिक्वेस्ट भी करती है, स्टेटस ऑडिट पूरा होने के बाद हर साल हर बैंक को करना होता है, वो करती हैं, पर बहुत कम बैंकों को रिजर्व बैंक फाइनेंशियली साउंड वेल मैनेज बैंक का स्टेटस देती है। इसलिए ये जो हमारा लास्ट वीक का वेबिनार था, जिसमें हमने इंटरनल ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट उसका महत्व देखा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जैसे मैं हर बार कहता हूं कि भाई अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ प्राइम इम्पोर्टेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नीचे उसके तले ही से सब आ रहे हैं। अगर आपकी बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो मतलब उसमें आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम साउंड है, जिसमें इंटरनल ऑडिट भी हो रहा है, उसका कंप्लायंस भी हो रहा है, कॉन्करेंट ऑडिट भी बराबर हो रहा है, स्टेट ऑडिट का भी कंप्लायंस हो रहा है, रिजर्व बैंक के जो इंस्पेक्शन में पॉइंट्स इरेगुलरिटीज आती हैं उनका भी बराबर कंप्लायंस होता है। जब ये सब चीजें होती हैं तो फाइनेंशियल साउंड वेल मैनेज बैंक का मिलता है। इसमें जैसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इंग्लिश में, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो सब्जेक्टिव हो जाता है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव माना क्या है? जो क्वांटिफाई किया जा सकता है। क्वांटिफाई माना जैसे सीआरआर एसएलआर वो आपके सामने है, फिगर है, नेट प्रॉफिट आपकी फिगर है, 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर है, यस है, सीबीएस है, यस है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम साउंड नहीं है या है, वो रिजर्व बैंक फिक्स करती है, तो वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। उसमें कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक को चैलेंज नहीं कर सकती कि सर हमारे पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम साउंड है, क्योंकि हमारे पास इंटरनल ऑडिट है, कॉन्करेंट ऑडिट है, सब का कंप्लायंस होता है। अभी ये सब्जेक्टिव है, इसलिए आरबीआई उस सब्जेक्टिव पॉइंट के तले, उसके नीचे ये रीजन देखे कि आपका साउंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है, इसलिए यू आर नॉट फाइनेंशियली साउंड वेल मैनेज बैंक। तो आरबीआई को सेटिस्फाई करने के लिए ये सर्कुलर ऑडिट एंड इंस्पेक्शन वाला प्लस जो ये वेबिनार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे, आज अभी तक जो हुआ वो ऐसा ऑडिट था जो हमारे पुराने जमाने में जो मैनुअल बैंकिंग का हुआ करता था। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पॉइंट्स, अभी जो पॉइंट्स हैं वो डिजिटलाइजेशन के हिसाब से, कंप्यूटराइजेशन के हिसाब से, सीबीएस के हिसाब से। तो अभी जो है हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ईडीपी ऑडिट और आईएएस ऑडिट। अभी ईडीपी ऑडिट उसका महत्व अभी कम हो गया है, क्योंकि ईडीपी ऑडिट वो आईएएस ऑडिट में ही आ जाता है, क्योंकि आईएएस ऑडिट का स्कोप बहुत बड़ा है, उसमें ही ईडीपी का पोर्शन कवर हो जाता है। फिर भी क्योंकि सर्कुलर में है इसलिए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ईडीपी ऑडिट और आईएएस ऑडिट का। तो ईडीपी ऑडिट के लिए आरबीआई कहती है कि एवरी बैंक शुड हैव ईडीपी ऑडिट सेल। अभी यूनिट बैंक जिसका टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ 8, 10 या 15, 20 है, उसमें ये सब करना बहुत उस बैंक के लिए कठिन होता है कि ईडीपी ऑडिट
सेल बनाना, मुश्किल से एक दो आदमी होते हैं जो पूरा आईटी सिस्टम जिसमें ईडीपी आ गया, आईएएस आ गया, वीएपीटी ऑडिट्स और ये सब उसका कंप्लायंस और ढेर सारी चीजें सीबीएस रिलेटेड और कंप्यूटराइजेशन रिलेटेड और आउटसोर्सिंग रिलेटेड, वो एक आध आदमी ही देखता है। छोटी बैंकों की बात है। जहां बड़ी बैंक है जिसकी 10, 20, 30 ब्रांचेस हैं, वहां कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि वहां स्टाफ सफिशिएंट है, अफोर्डेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है। इस हिसाब से वो लोग ये सब कर सकते हैं। और आरबीआई के सर्कुलर्स तो ऐसे है नहीं कि भाई यूनिट बैंक को क्या करना है और बड़ी बैंक को क्या करना है। आरबीआई तो कह देती है कि आपका ईडीपी ऑडिट एक ऑफिसर होना चाहिए, तो आपका एक्सपेक्टेड है कि आप किसी को भी ईडीपी ऑडिट और आईएएस ऑडिट के लिए नियुक्त करें, और उसका कंट्रोल जो है एक ऑडिट कमिटी के थ्रू होता है। ऑडिट कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे हम देखेंगे। The activities to be performed by EDP department should be reviewed by senior management at periodical interval. तो ये भी ईडीपी डिपार्टमेंट, जैसे मैं कह रहा हूं बड़ी बैंकों में ये सब पॉसिबल है, आरबीआई कह रही है, इसलिए हमें कोई बड़ा सीनियर मैनेजमेंट यहाँ सीईओ के बाद जो होता है, आपका जनरल मैनेजर के नीचे जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर या एजीएम वगैरह हैं, वो उनको देख सकते हैं। बैंक में कंप्लाई विद फॉलोइंग गाइडलाइंस, अभी गाइडलाइंस आरबीआई ने दी हैं, वो कंप्लाई करनी है। ईडीपी ऑडिटर शुड अपडेट हिज टेक्निकल नॉलेज, ऑडिटर जो है उसको अपडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आईटी सिस्टम ऐसा है जैसे हम कहते हैं जनरेशन गैप हमारे में व्यक्तियों में 25-25 साल का गिना जाता है, 20 साल 25 साल, क्योंकि 20-25 साल का एक डिफरेंस एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन में होता है। तो 20-25 साल का जनरेशन गैप हम कहते हैं जनरेशन गैप। लेकिन आईटी और आईएएस इसमें तो क्या है कि जो पास आउट आईटी वाले होते हैं, जो 2020 का पास आउट है और 2025 का पास आउट है, उसमें भी जनरेशन गैप आ गया, 5 साल में भी जनरेशन गैप आ गया। अभी जनरेशन गैप कहीं जगह डिफाइन नहीं है, पर जनरेशन गैप आ जाता है। अभी जनरेशन गैप को फुलफिल करना है, वो कैसे होगा? जो पहले का पास आउट है उसको लेटेस्ट नॉलेज जो दूसरे को है वो एक्वायर करना है, वो इसके लिए हर एक को अपडेट रहना है। कंप्यूटराइजेशन एक ऐसी फील्ड है जो हर पल चेंज होती है। अभी रिसेंटली आपने ही सुना होगा कि एआई का बहुत इंपॉर्टेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो अभी जो हम कह रहे हैं जैसे ये चैट वगैरह आते हैं, तो ये जो करना है, ये किसको करना है? अपडेशन जो आईटी का टीम है, ईडीपी टीम है, आप कहें जो आईटी का ऑफिसर है, उसको पूरा कंप्यूटराइजेशन में जो जो डेवलपमेंट हो रही है मार्केट में, उसका अपडेशन करना है बाय ट्रेनिंग और बाय गोइंग थ्रू द मटेरियल। एंड ऑल्सो वो दूसरी बैंकों के आईटी के ऑफिसर से रिलेशन में रह के नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसमें आरबीआई कहती है सिस्टम प्रोग्रामर अलग आदमी होना चाहिए और ऑपरेटिंग पर्सन अलग होने चाहिए। आपका जो सीबीएस में प्रोग्राम्स है उसका जो चेंजेस आते हैं, जैसे कई ब्रांचेस हैं, आपकी 20 ब्रांचेस हैं, तो 20 ब्रांचों में आइडेंटिकल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर में थोड़ा भी चेंजेस जो करेंगे तो एक व्यक्ति, एक ऑफिसर होना चाहिए। वो ऑफिसर का नाम जैसे सिस्टम प्रोग्रामर कह दिया। तो बाकी के जो हैं वो लोग अलग होने चाहिए, ऑपरेटिंग पर्सन्स। इसमें भी आरबीआई ये कहती है कि जो चेंजेस करे सिस्टम में वो अलग होना चाहिए और जो सिस्टम चलाने वाले हैं वो अलग होना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी in software of all the branches. There should be method of incorporating changes in standard software. जो भी आप स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं उसमें जो चेंजेस कर रहे हैं वो किसी भी एक अथॉरिटी को होना चाहिए। जैसे पहले वाली स्लाइड में था कि टेक्निकल नॉलेज, तो उसको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि जो वो कर रहा है वो पर्पज सर्व करेगा। बिकॉज कंप्यूटर में गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप गलत डालेंगे तो गलती आपका परिणाम आएगा, उसका रिजल्ट गलत ही आएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि
जो आदमी सिस्टम में कोई भी चेंजेस कर रहा है तो ही शुड बी अथॉरिटी एंड ही शुड हैव नॉलेज कि वो क्या कर रहा है और उसकी इफेक्ट क्या आएगी. द ऑडिट डिपार्टमेंट शुड वेरीफाई सच चेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन अदर ब्रांचेस इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी. जो उसने चेंज किया है तो हर एक ब्रांच में वो उसकी इफेक्ट दिखनी ही चाहिए, क्योंकि दिखेगी बिकॉज सॉफ्टवेयर यूनिफॉर्म है, सेम है. नेक्स्ट. अभी मेन जो है कंप्यूटर्स में, उसमें भी सिक्योरिटी का वायलेशन होता है. जैसे इनकम्प्लीट सिस्टम डिजाइन है, अंदर प्रोग्रामिंग एरर है. जैसे मैंने कहा, या तो ऑलरेडी जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं या नया मॉड्यूल खरीदा है या कुछ भी आपने चेंजेस किए हैं सीबीएस में अथवा दूसरे कोई प्रोग्राम में, मॉड्यूल में, तो उसमें एरर्स वगैरह जो हैं, और अगर वो बराबर डिजाइन नहीं किया हुआ है, उसमें कंट्रोल्स नहीं डाले हुए हैं, और उसके अलावा आता है इनइफेक्टिव एम्प्लॉय सुपरविजन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल. तो जो एम्प्लॉइज हैं उसका इफेक्टिव सुपरविजन भी होना चाहिए. वो कौन करेगा? वो सीनियर आदमी करेगा. दिस में बी रिजॉल्व. अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन है भाई लॉजिकल एंड प्रोसीजरल एक्सेस टू द सिस्टम. कंप्यूटर मानना लॉजिक, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक. अंदर जो है वो एक लॉजिक है, और जो चेंजेस करने वाले हैं उसमें लॉजिकल एंड प्रोसीजर उसमें सिस्टम में होना ही चाहिए. उसमें अगर कोई एरर है तो आपका सिस्टम में एरर ही आएगा, मतलब रिजल्ट में एरर आएगा और आपका आउटपुट में एरर्स आएगा. तो इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड पीरियडिकल टेस्टिंग एंड चेकिंग. ये पीरियडिकल टेस्टिंग और चेकिंग कौन करेगा? आईएएस ऑडिटर और ईडीपी ऑडिट. अभी मैंने जैसे कहा ईडीपी ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ आईएएस ऑडिट. तो आप आईएएस ऑडिट कराते रहते होंगे, वो जो साल में एक बार तो कम से कम करना है. और आईएएस ऑडिट मोस्टली आउटसाइडर ही करते हैं, आउटसोर्सिंग ही होता है आईएएस ऑडिट. देन जो एम्प्लॉइज हैं ईडीपी में, आप अगर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं या पोस्टिंग दे रहे हैं तो उसको आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, उसका लेवल देखना पड़ेगा. ऐसे ही मतलब यानी बोलते हैं टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट रन द सिस्टम. मतलब कोई चालू चिलू आदमी जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर्स का, उसको आप नहीं बिठा सकते. कई बार मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, आरबीआई ने भी अपने इसमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कई बैंकों के लिखे हैं कि देयर वाज नो ईडीपी और आईएएस audit system, or there was no IT officer, there was no EDP department, EDP cell, IT cell. छोटी छोटी बैंकों में एक ही आदमी होता है, वो भी कई बैंकों में तो सिंपली बीकॉम पर उसको अनुभव होता है कंप्यूटर का. ऐसे पाए गए हैं जो उनको आईटी क्लर्क होता है या आईटी ऑफिसर होता है, और वो यूनिट बैंक ब्रांच को जैसे तैसे चला रहे हैं. आरबीआई को इसमें ऑब्जेक्शन ये अपने रिपोर्ट में लिखते ही हैं, उनका जो ऑब्जेक्शन होता है. पर अर्बन बैंक, छोटी बैंक का खुद का उसमें शॉर्ट कमिंग है, डिफिकल्टीज है. नेक्स्ट स्लाइड. अभी आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक फ्रॉम डिसऑनेस्ट पर्सन, उसमें एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स होते हैं. वो जो है आईएएस ऑडिट और ऑडिटर वो आपको बताते हैं कि क्या है, कितना कंप्लायंस है, कितना कंट्रोल कंप्लाइड नहीं है या पार्शियली कंप्लाइड है. फिर है रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल प्रोसीजर बाय कंप्यूटर एप्लीकेशन शुड बी डन आफ्टर पैरेलल रन. कभी भी आप कुछ भी नया सिस्टम कंप्यूटराइज किया तो वो मैन्युअली भी देखो उसमें एक दो बार. खाली ऐसा नहीं कि कंप्यूटर हो गया और आप सो गए और जो हो रहा है वो बराबर हो रहा है, फिर बाद में डिटेक्ट होता है अरे ये तो यही गलत हो गया. इससे पहले क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बड़ा एग्जांपल दूं तो आप माइग्रेट कर रहे हैं सीबीएस, तो सीबीएस माइग्रेशन में पैरेलल रन तो करना ही पड़ेगा, 2-4 दिन 2-4 हफ्ते, और कुछ मॉड्यूल्स तो ज्यादा भी होता है. तो इसलिए मैन्युअली और कंप्यूटराइज उसमें आपको डिटेक्ट करना होता है, इंश्योर करना होता है कि कोई गलती तो डेटा में नहीं है, और वो डिटेक्ट करके उसमें सॉल्यूशन लाना होता है थ्रू वेंडर्स. फिर है EDP application have resulted in consistent and reliable system for inputting of data, processing and generation of output. ये EDP applications जो हैं
उसका मेन काम ही यही है, जो आप डेटा इनपुट कर रहे हैं उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, उसमें वेरियस टेस्ट वगैरह करके और आउटपुट रिजल्ट आता है, और उसका जो रिजल्ट है उसकी क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए, और आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंट डेटा एंड टू कंपेयर डेटा विथ फिजिकल फॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस। जब भी आपको कुछ लगे कि भाई सिस्टम में कोई है एरर या ये वगैरह, तो फिजिकली फॉर्म में आप उसको चेक कर सकते हैं। आरबीआई का ये कहना है। नेक्स्ट स्लाइड। The bank should make a formal declaration of system development, programming and documentation standard to be followed. Compliance should be verified by DP auditor. अभी क्या है, कई बैंकों में, अगेन मैं कहूँगा छोटी बैंकों में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, डिक्लेरेशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग वगैरह कोई फाइल भी नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि आपके फाइलिंग वगैरह सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए। एक एक चीज का आप डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकाल के रखिए। शुरुआत कहाँ करेंगे? शुरुआत लेटर्स, जो आपने लेटर्स इशू किए हों आउटसाइड एजेंसीज को, वो पूरी फाइल बनानी चाहिए और उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। आरबीआई के हिसाब से जो भी एग्रीमेंट्स और आरबीआई की हिसाब से जो एग्रीमेंट्स में जो क्लॉजेस चाहिए वो सब होना ही चाहिए। और उसमें एक रेडीमेड एकदम हाजिर तैयार सब डॉक्यूमेंटेशन होना ही चाहिए, और वो ऑडिटर को वेरीफाई ही करना है, वो आईएएस ऑडिटर आपका वेरीफाई करेगा। देन है कॉन्टिजेंसी प्लान प्रोसीजर इन केस ऑफ फेल्यूर टू सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस टेस्टेड एट पीरियडिकल इंटरवल्स। आप जैसे करते हैं ये जो डिसास्टर मैनेजमेंट, फिर छोटे छोटे ये कॉन्टिजेंसी प्लान है। डिसास्टर मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, बैंक के लेवल पे है। ये छोटे छोटे आपके प्रोग्राम के लेवल पे जो कॉन्टिजेंसी प्लान है, प्रोसीजर है, अगर कुछ भी सिस्टम में कुछ भी फेलियर आता है तो उसमें आप उसके क्या उसका सब्स्टिट्यूट है, ये सब इसमें आईएएस ऑडिटर आपको बता रहा है, चेकिंग करते हैं और उसमें डिटेल में टेस्टिंग करते हैं। और ADP auditor should put such contingency plan under test during the audit for evaluating effectiveness of such plans. While engaging outside computer agencies, bank should ensure to incorporate the clause of visitorial rights. जैसे मैंने कहा, तो उसको खाली विजिटर, कोई भी आउटसोर्सिंग है आपका कंप्यूटर में आपका एंटर करता है या आप उसको राइट्स देते हैं, तो आपको सिर्फ विजिटोरियल राइट्स देना है। ही शुड ओनली विजिट, ही शुड ओनली रीड ओनली, और उसमें कोई चेंजेस ना करे। और डिपेंड करता है कि आप किससे कौन सा काम करा रहे हैं, और जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है। सीबीएस वाले हैं तो अलग है, और वेंडर से तो अलग है, और ऑडिटर्स हैं तो अलग चीज है। तो सबको मेन, यहाँ हम ऑडिटर की बात करेंगे तो ऑडिटर को खाली विजिटोरियल राइट्स होते हैं, तो क्योंकि आपका आईएएस ऑडिटर आउटसाइड एजेंसी का आता है, आपका स्टाफ नहीं करता, तो आउटसाइड एजेंसी को आप खाली उसको क्या करेंगे, विजिटोरियल, और वो उसमें आपको एग्रीमेंट में लिखना होगा कि इसको खाली रीड ओनली, विजिट ओनली राइट्स हैं और कोई राइट्स नहीं है। देन right to inspect the process of application, also ensure the security of the data inputs given to such outside agencies. You have to ensure कि भाई आपकी security of the data is most important. आपकी बैंक की डेटा जो है वो लीक नहीं होनी चाहिए, आपकी डेटा सिक्योर होनी चाहिए, और कोई भी उसकी कॉपी करके डार्क वेब में या कहीं पे भी अनऑथोराइज यूज ना करे, वो आपको देखना है। इसलिए कई बैंक क्या करते हैं कि कोई भी आदमी आता है आउटसाइड एजेंसी, ऑडिटर हो या सीबीएस वाले हो या कोई भी हो, तो उसमें अपने एक्सपर्ट जो होते हैं आईटी वाले, कंप्यूटर वाले, उसको साथ में बिठाते ही हैं। उसके साथ में मैंने जब वो एंट्री लेता है, जब वो एग्जिट करता है, उसकी ऑल मूवमेंट्स वो चेकिंग करते हैं। कौन करते हैं? स्टाफ, जो आईटी वाला स्टाफ। नेक्स्ट, नाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। अब आईएएस और ईडीपी में यही फर्क है कि ईडीपी इज अ पार्ट ऑफ आईएएस, और इंफॉर्मेशन सिस्टम में खास तो ये है आईएएस में डेटा। अभी हमने जो वहां देखा वो उसमें प्रोसेसेस और ये सब, और इसमें भी डेटा का ही आता है। एक्चुअली कहा जाए तो ओवरलैपिंग है, पर ईडीपी अभी उसका सिग्निफिकेंस कम होता जा रहा है। आईएएस ऑडिट इज कवरिंग एंटायर ईडीपी, सो नाउ विल डिस्कस आईएएस ऑडिट। तो यूसीबी हैव अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी। अभी लगभग
गुजरात इंडिया की 1500 बैंकों, लगभग 1500, 1490 के करीब हैं बैंक्स, तो सब में सीबीएस तो है ही। अभी क्या होता है, छोटी छोटी बैंकों में सीबीएस ले लेते हैं तो चेयरमैन वगैरह ये कहते हैं हमने सीबीएस ले लिया मतलब सब कुछ फिनिश हो गया। सीबीएस ही सब कुछ नहीं है, सीबीएस तो खाली एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद ढेर सारी चीजें हैं। सीबीएस का खर्चा अलग चीज है, सीबीएस के बाद का जो है डिजिटलाइजेशन, उसका खर्चा बहुत है। उसमें सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के आते हैं, मॉड्यूल्स आते हैं, और आप वो परचेज भी करते हैं और अपने रेंटेड भी करते हैं। इसमें अभी हम देखेंगे कि आईएएस ऑडिट जो है टेक्नोलॉजी एंड हैव बीन ऑफरिंग मोबाइल बैंकिंग, नाउ यू हैव अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी। अर्बन बैंक क्या ऑफर करता है, मोबाइल बैंकिंग, कई बैंक इंटरनेट बैंकिंग, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, सीटीएस, एटीएम, डेबिट कार्ड्स, उसके अलावा बिल पेमेंट्स वगैरह, और पॉस मशीन, बहुत सारे चीजें जो है टेक्नोलॉजी वाले यूसीबी अभी कंपेयर और कॉम्पीट कर रही है नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ। लार्ज साइज अर्बन बैंक्स आर कॉम्पीटिंग विथ स्मॉल साइज नेशनलाइज्ड बैंक और गवर्नमेंट बैंक। सारस्वत बैंक जो है वो छोटे में छोटी बैंक जो गवर्नमेंट की हो उससे भी उसका बिजनेस ज्यादा है। अभी ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज अ रिस्क। अभी टेक्नोलॉजी आपके पास जितनी आएगी उसके साथ क्या आएगा, रिस्क आएगा, वो तो एवरीबॉडी नोज, वो कोई डिनाई कर नहीं सकता। तो देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस आईएएस ऑडिट इन द यूसीबी। यूसीबी शुड हैव आईएएस ऑडिट पॉलिसी। इसके लिए आरबीआई कहती है आपका आईएएस ऑडिट पॉलिसी होना चाहिए। तो आईएएस ऑडिट पॉलिसी इज डिफरेंट देन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। आईएएस ऑडिट पॉलिसी हर एक बैंक को होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हर एक बैंक को होना चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और आईएएस ऑडिट पॉलिसी आपके लेवल के हिसाब से होगी। आप लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है या लेवल 4 है। टायर 1, 2, 3, 4 अलग चीज है, और ये कंप्यूटराइजेशन में लेवल 1, 2, 3, 4 अलग है डिजिटलाइजेशन में। तो यूसीबी should have IAS audit policy as per its level of operation, complexity of business, and level of computerization, means level of digitalization. Bank should review the policy at regular interval, year to year. Every year you should revise it. Next. अभी आईएएस ऑडिट लगभग साल में एक बार होता है, कुछ बैंकें शायद 2 बार भी कराती हो। आरबीआई को उसके लिए वेलकम है, ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस ऑडिट एक्सपेंसिव है, इसलिए एक बार तो करना ही चाहिए। सच ऑडिट शुड बी अंडरटेकन प्रेफरेबली प्रायर टू द स्टेट ऑडिट। अभी ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप स्टेट ऑडिट हो, आपका ईयर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो, उसके बाद आप अप्रैल में महीने में आईएएस ऑडिट करा दो अप्रैल में, और स्टेट ऑडिट उसके बाद आएगा, तो आईएएस ऑडिट स्टेट ऑडिट पर उसकी रिपोर्ट वगैरह देखेगा, एग्जाम करेगा, और उसके अपना कमेंट्स अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे। आईएएस ऑडिट रिपोर्ट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड, कंप्लायंस शुड बी एंश्योर्ड विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड। जैसे मैंने लास्ट वेबिनार में कहा था कि हर ऑडिट का एक टाइम होना चाहिए, उसका ऑडिट करने का, कौन से टाइम में करने का है, कितने टाइम में करने का है, उसका रिपोर्ट कब देना है, उसका कंप्लायंस कितने दिन वर्किंग डेज में देना है, कितने वर्किंग डेज में वो क्लोज हो जाएगा। अगर फर्दर कंप्लायंस है तो वो भी तुरंत देना है। नेक्स्ट। अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें कमिटीज को बहुत इंपॉर्टेंस है। आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बोर्ड माना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कमिटीज, ऑडिट कमिटी, लोन कमिटी, इन्वेस्टमेंट कमिटी, एएलएम कमिटी, फ्रॉड कमिटी, स्टाफ कमिटी, फिर रिकवरी कमिटी, बहुत सारी कमिटीज हैं। कई बैंकों में 10-10, 20-20 कमिटियां हैं। इवन सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी भी बड़ी बैंकों में है। अभी हम बात करेंगे कि भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कमिटीज का इतना इंपॉर्टेंस है। अभी क्या, क्यों मैं बता रहा हूं, जून 2020 से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट किया अर्बन बैंकों के लिए, ठीक है। उसके पहले 2019 में बॉम आया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इसलिए आया क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स जो थे या बैंकों में हैं उस टाइम में थे, तो आरबीआई को लगा कि 50% प्रोफेशनल्स नहीं है,
जिस बैंक में 14 डायरेक्टर हैं तो कम से कम 7 डायरेक्टर ऐसे हों जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो। तो इसलिए आरबीआई ने बॉम शुरू किया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, किस बैंकों के लिए जिसका 100 करोड़ से अबव डिपॉजिट था, बड़ी बैंक को लिए, टायर 2। तो अभी पॉइंट क्या आया कि जैसे बॉम बनाया उसके बाद फिर अपना बीआर एक्ट अमेंड हुआ। बीआर एक्ट अमेंड हुआ तो कमिटीज का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आते हैं तो आरबीआई के इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कमिटीज के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। पहले सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाता था, उसके पैराज आते थे। फिर अभी बीच में खाली बॉम्ब का एक आता है कि बॉम्ब है या है, फंक्शनल है, अगर है तो नॉन फंक्शनल है या फंक्शनल है। पर ऑडिट कमिटीज का बहुत आता है कि ऑडिट कमिटीज ये कमिटी है, ये कमिटी नहीं है, कितनी कमिटीज नहीं है वो आरबीआई पॉइंट आउट करती है। अगर कमिटीज है तो उसका वर्किंग बराबर नहीं है, कमिटीज है तो उसका मिनट्स बराबर नहीं है, और एब्सेंटिज्म ऑफ द मेंबर्स बहुत है। फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सब कमिटी के मेंबर हैं, और कुछ कुछ ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर हैं जो किसी भी कमिटी में बैंक ने नहीं रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको सब में रखना है। और चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है, उसको सब कमिटी में कोई जरूरत नहीं होती, और उसमें कंसंट्रेशन हो जाता है कि एक ही व्यक्ति हर जगह है, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। और ऑडिट कमिटी का चेयरमैन बैंक का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंक के फंक्शनिंग का ही ऑडिट कमिटी देखती है। तो जैसे कहते हैं ना भाई, पुलिस भी और चोर भी एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम पुलिस को करने दो और बाकी का काम बाकी को करने दो। तो ऑडिट कमिटी में क्या है कि इट शुड नॉट बी हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द बैंक। आरबीआई प्रेफर करती है, कहीं लिखा हुआ नहीं है इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, यहाँ वहां वो पॉइंट आउट करती है रेगुलरिटीज। नाउ वी विल डिस्कस एसीबी शुड बी सेट अप एट द बोर्ड लेवल। वो बोर्ड लेवल की मीटिंग होती है, सब कमिटी जिसको हम कहते हैं वो बोर्ड लेवल की होती है। इसमें 4-5 आदमी डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और उनको क्या करना है, मेन है डायरेक्शन टू द इंटरनल ऑडिट इंस्पेक्शन मशीनरी एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बैंक। अभी जैसे आपका इंटरनल डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है या चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है बड़ी बैंकों में जैसे है, तो उनका कौन देखरेख करेगा, ये कमिटीज देखेंगी। उनके कमिटीज जो है वो उनके ऊपर है, कमिटी बोर्ड के नीचे आती है, पर ये जो फंक्शनरीज हैं, जो सीईओ और दूसरे ऑफिसर्स हैं, उससे ऊपर ऑडिट कमिटी आती है। कभी कभी क्लैश होता है ऑडिट कमिटी और बॉम्ब का, तो कई बैंकों में तकलीफ होती है। और बॉम्ब क्या है, वो एडवाइजरी है। बॉम्ब माना बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उसको कोई पावर्स नहीं है, वो खाली एडवाइस कर सकती है, सैंक्शनिंग पावर्स उसको नहीं है। लेकिन ऑडिट कमिटी और लोन कमिटी का पावर्स होते हैं, लोन कमिटी को बहुत पावर्स हैं। अच्छा, अभी ऑडिट कमिटी अगर बराबर काम नहीं करती है तो बॉम्ब उसको पॉइंट आउट कर सकता है कि बैंक में ऑडिट कमिटी की ये खामियां हैं, तो बैंक सुधार सकती है। Now we'll discuss the director of the bank has to ensure timely review and action on the reports of internal audit, concurrent audit, statutory audit। तो इनका काम क्या है, ऑडिट कमिटी का काम यही है कि जो रिपोर्ट्स आती हैं वो टाइमली आती हैं और टाइमली उसका रिप्लाई जाता है, कंप्लायंस जाता है और क्लोजर है कि नहीं है। टाइमली फॉलो अप एक्शन ऑन द इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ऑफ आरबीआई। ऑल्सो इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बैंक। अगर आपका इंटरनल सिस्टम साउंड करना है तो ऑडिट कमिटी को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल सभी इरेगुलरिटीज को पॉइंट आउट जो किए गए हैं ऑडिट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में, कॉन्करेंट में, आरबीआई में या स्टैट्यूटरी में, उनका कंप्लायंस देखना है, और पर्टिकुलरली जो सीरियस पॉइंट्स हो। नेक्स्ट, अभी एसीबी में कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड 3 or 4 डायरेक्टर्स। मैंने जैसे कहा वो चेयरमैन जो है बोर्ड का, उसको ऐसा मेंबर रख सकते हैं, लेकिन एसीबी का चेयरमैन कोई प्रोफेशनली वेल क्वालिफाइड सीए, एमबीए फाइनेंस, एक्स बैंकर या आईसीडब्ल्यू किया हुआ या कोई और ऐसा प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ उसको आप चेयरमैन ऑडिट कमेटी का रखें।
अभी इसमें कह रहे हैं 3-4 में से सीए और पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटेंसी एंड ऑडिट सिस्टम। अभी ऑडिट कमिटी को हर क्वार्टर में बोर्ड को एक सेल्फ कंटेंट नोट देना होता है। उसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि बोर्ड की मीटिंग हर महीने एक बार होती है, और सीईओ क्या करते हैं, उस बोर्ड मीटिंग में उस महीने दरमियान जितने भी आरबीआई के सर्कुलर आए हैं उसकी लिस्ट बना के प्रेजेंट करते हैं। गुजराती में कहते हैं वंचाने लीधु, मतलब आप उसको पढ़ते हैं, बोर्ड में रजू करते हैं, बोर्ड के प्रेजेंट करते हैं कि इतने आरबीआई के सर्कुलर आए हैं। कई बैंकों में प्रिंट आउट निकाल के बोर्ड के आगे रखे जाते हैं फाइल कि ये महीने के इतने सर्कुलर आए, जिसमें फिर एक नोट बनाते हैं डायरेक्टर, अरे ये सीईओ डायरेक्टर्स के लिए कि इसमें से कितने एप्लीकेबल है, कितने कौन सी डेट से एप्लीकेबल है, जो एप्लीकेबल हमने की है नहीं की है। वो काम है हर मंथ सीईओ और बोर्ड का। लेकिन ऑडिट कमिटी हर क्वार्टर में एक बार अच्छे ढंग से विथ फुल फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखेंगे कि एक 3 क्वार्टर मतलब 4 क्वार्टर होते हैं साल का, 3 महीने का, तो 3 महीने का क्वार्टर, जैसे अभी समझो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या अक्टूबर के महीने में जब भी मीटिंग हो, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक या फोर्थ वीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 3 महीने का एक अच्छा सा नोट बनाना होता है। वो ऑडिट कमिटी बनाती है और बोर्ड के आगे रखती है, जिसमें आरबीआई ने कितने सर्कुलर इशू किए हैं, अर्बन बैंकों के लिए कितने एप्लीकेबल हैं, और पर्टिकुलरली हमारी बैंक को कितना एप्लीकेबल है, कौन सा है। हमारी बैंक के लेवल के हिसाब से होगा, टायर 1 के हिसाब से टायर 1, 2, 3, 4, लेवल 1, 2, 3, 4 अगर आपका कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन का सर्कुलर है तो ठीक है। तो उसमें हम ये लिखेंगे कि भाई ऑडिट कमेटी लिखेगी कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हर महीने, हर 3 महीने उनको एक अच्छा नोट बना के रखना होगा, और टेबल बना के जिसमें सर्कुलर नंबर, डेट और उसका कंटेंट्स वगैरह रखना होगा। नेक्स्ट है द अदर ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज क्या है। कभी कभी आरबीआई ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी पूछते हैं कि आपकी लोन कमेटी के ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके ऑडिट कमेटी के रोल्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो हर कमेटी का आपको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बनाना पड़ेगा। आरबीआई आके पूछ सकती है, कई बैंकों में पूछा भी है, कई बैंकों में फिर बनवाया भी है कि भाई आप नहीं है तो आप बना के हमको भेजो, तो आरबीआई को भेजना होता है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन या आफ्टर इंस्पेक्शन। एसीबी शुड प्रोवाइड डायरेक्शन एंड ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ द टोटल ऑडिट फंक्शन। एंटायर ऑडिट फंक्शन बैंक में जो हो रहा है, ऑडिट मीन्स जो मैं कह रहा हूँ उसमें कंप्लायंस भी आ गया, एंटायर कंप्लायंस फंक्शन भी इनको देखना है, ऑडिट भी देखना है। ऑडिट शुरू से लेके एंड तक जब बंद होता है, इन बिटवीन जो कंप्लायंस होता है, वो उसका पूरा ओवरसी मीन्स ऊपर से देखना या उसका सुपरविजन करना इंग्लिश में कहा जाए तो वो ओवरसी ऑपरेशन ऑफ द टोटल ऑडिट फंक्शन का A to Z उनको ऑडिट कमिटी को सुपरवाइज करना है, और उनको निर्देश देना है कि क्या अगर कोई इफेक्टिवनेस नहीं है या कोई मिस्टेक्स हैं, और कंसर्न ऑडिट डिपार्टमेंट अथवा को इंस्ट्रक्शंस ऑडिट कमिटी को देना है। The ACB should review the internal audit function in the bank, the system in quality and effectiveness. उसका effectiveness है कि नहीं है, इंटरनल ऑडिट हुआ और बस्ते में बंद करके रख दिया कि हमने देख लिया, ओके। कई बैंकों, छोटी बैंकों में इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आया, सीईओ ने सिग्नेचर किया, हाँ मैंने देख लिया, मैं कर लूंगा, रख दिया, फाइल हो गया, क्योंकि उसके नीचे वाला आदमी ही इंटरनल ऑडिट करता है और वो कुछ बोलता नहीं है। पर अगर ऐसा है तो एसीबी को बोलना है कि सीईओ को बोलना है भाई इसका कंप्लायंस कराओ, कंप्लायंस इज अ मस्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ऑडिट कमेटी को फोकस कहां देना है, मेरे स्लाइड में अगेन एंड अगेन रिपीट होती हैं 4-5 पॉइंट। वो आपको इसलिए होती हैं कि आपको उसमें ज्यादा ध्यान देना है, मेन वही है। मेन जो है, अभी आरबीआई ने इंटरनल अकाउंट्स पे बहुत बड़ा सर्कुलर, अच्छा सर्कुलर निकाला है कि इंटरनल अकाउंट्स का कौन कर रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे यूज होता है, कौन ओपन करता है, कौन क्लोज करता है, कितने अकाउंट्स हैं। आरबीआई ईमेल से भी लोकल रीजनल ऑफिस
अपने स्टेट की अर्बन बैंकों से ये सब डेटा मंगाती रहती है या मंगवाई है कई बैंकों में से, कई स्टेट्स में। तो मैं जो कह रहा था वही रिपीट होता है। तो अनरिकंसाइल्ड लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एंट्रीज इन इंटर ब्रांच अकाउंट्स एंड इंटर बैंक अकाउंट्स, क्योंकि ये सब यहाँ फ्रॉड होने के चांस होते हैं, इसलिए एरियाज इन बैलेंसिंग ऑफ बुक्स, फ्रॉड एंड मेजर एरियाज ऑफ हाउस कीपिंग, omission by internal auditor to detect serious irregularity should be viewed seriously। अगर रिजर्व बैंक, कई बार ये एक पॉइंट आता है, जो रिजर्व बैंक इरेगुलरिटी निकालती है फिर साथ में लिख देती है दिस वाज नॉट डिटेक्टेड या रिपोर्टेड बाय इंटरनल ऑडिटर और कॉन्करेंट ऑडिटर क्लियरली। फिर ये भी लिखते हैं कि द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑडिट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, the audit, the compliance of the concurrent audit is not complete या delayed या compliance है ही नहीं। ऐसे भी आरबीआई ने कई बैंकों में पाया है और वो रिपोर्ट में उनको बताया है। पीरियडिकल रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सिस्टम्स इन द बैंक, जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसका पीरियडिकल रिव्यू होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बैंक अकाउंट एडिक्वेसी ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल, कंप्लायंस विद स्टेट ऑडिट, ये सब जो मैंने कहा है मेन है आपका इंटरनल ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट, स्टेट ऑडिट, फिर आरबीआई इंस्पेक्शन। उसके अलावा अभी नया जो हमने देखा आईएएस ऑडिट और ईडीपी अथवा वीएपीटी का, तो ये सब का कंप्लायंस फुल और सेटिस्फैक्ट्री होना ही चाहिए, क्योंकि आप इसमें इतना खर्चा करते हैं और खर्चे का मतलब कोई उसका क्या है कि वसूल नहीं होता। जो खर्चा हो गया मतलब आपने इंटरनल ऑडिट करा दिया लेकिन कंप्लायंस नहीं हुआ तो उसका कोई पर्पस सर्व नहीं होता है, वो खर्चे का भी पर्पस सर्व नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसको ये मोबाइल नंबर नोट डाउन करना हो, मुझसे पर्सनली बात करनी हो, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा, कभी भी आप कर सकते हैं मुझे फोन, यू कैन कॉल एनी टाइम। ओके, थैंक यू। थैंक यू रवि। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू, नो क्वेश्चन।